नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंद्र जयपुरिया। अपने इस कार्यक्रम में मैं अलग अलग मुद्दों पे अतिथियों के साथ चर्चा करता हूँ, लेकिन आज जिस मामले को लेकर मैं आया हूँ यह बेहद संवेदनशील मामला है। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैं जज हूँ, ना ही मैं पुलिस हूँ कि मैं इस पर कोई अपना डिसीजन दे रहा हूँ, लेकिन मैं समाज के सामने उन बातों को लाना चाहता हूँ जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ यौन एक पीड़िता है जिसने डीएसपी पर आरोप लगाए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में रहने वाले डीएसपी पर इस महिला ने शादी के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया है। तो आइए मैं इस महिला से बात करता हूँ। साथ में चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडेंट लीडर पूजा कुमारी मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या ये मामला है पूरा? डीएसपी है जमशेदपुर का, जो रहने वाला गाड़ी का। मेरी उससे मुलाकात 2016 में हुई थी और मुलाकात प्यार में बदल गई। प्यार में बदल गया तो उसने आपने डिमांडेड शुरू कर दी कि मुझे तुम्हारे साथ सवाल बनाना है। कि मैंने काफी टालमटोल की, लेकिन उसने नहीं मानी। ये बोलकर कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो दिक्कत क्या है, मैं तुमसे शादी करूँगी। कि हम बोले उसको कि जब करना ही है तो फिर शादी के बाद सब होगा, ये हमको शादी से पहले करना है। शादी तो कर लिया तुमसे। फिर हमारी जो बात हुई ये फैमिली तक पहुंचा। फिर फैमिली बीच में आकर के एक मंदिर था, वहाँ पे हम लोग का शादी तय हुआ। शादी तय हुआ, जो शादी 9,51,000 रुपये में फिक्स हुई। फिर उसने कहा कि हम शादी तो तुम्ही से कर रहे हो, तुम नहीं भी चाहोगी फिर भी हम शादी तुम्ही से करेंगे। उसने कहा जब तक ट्रेनिंग में हमको ट्रेनिंग करके मत दो, जिसकी सबूत भी मेरे पास है। उसने जो कहा उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। हम बोले उसको कि ठीक है सर, ट्रेनिंग के बाद करना है तो वही सही। कि उसकी ट्रेनिंग 6 महीने में खत्म हो गया। ट्रेनिंग जैसे खत्म हुआ पोस्टिंग में आया, वो बोला तो हम शादी करेंगे नहीं, हम डीएसपी बन गए हैं तो हम शादी नहीं करेंगे। मुझे दूसरा पार्टी 25 लाख रुपए और एक 4 व्हीलर गाड़ी दे रहा है। तो उसने सीधा साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे तुझसे शादी। मैं समझना चाहता हूँ इस मामले में एक बात जो आपने कही कि अफेयर से शुरू हुआ था ये पूरा मामला। तो फिर पैसे की बात कहाँ से आ गई? जब दोनों के परिवार रजामंद थे तो ये 9,51,000 की बात कहाँ से आ गई इसमें? उसका पहले से डिमांड था कि 25 लाख रुपया हम देंगे। हमारी फैमिली उतनी जमीन में असमर्थ थी, तो बाद में बोला कि 51,000 रुपये में तय हुआ कि एक प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग में कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको पैसा चाहिए। उसने जीत पर रखा था कि हम दहेज लेंगे। आपने अपने एफआईआर किस थाने में किया है? हजारीबाग में जाट थाने में। और कब किया ये एफआईआर? 10 नवंबर। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? करवाया। मुझे आपसे समझना चाहेंगे, इन्होंने जो बातें बताई बहुत ही दुखद है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक डीएसपी पे आरोप लगाए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कैसे देखते हैं इस मामले को? अब जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है और फिर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। सबसे पहले तो मैं इस घटना की भर्त्सना करती हूँ कि इस तरह की ये घटनाएं हमारे समाज में हो रही है, वो भी एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान के ऊपर एक आरोप लगा है। सबसे पहली बात कि उन्होंने दहेज का डिमांड करी कि खुद ही कानूनी अपराध है, ये इलीगल है। और वो जिस पोस्ट पर है वो दूसरों के लिए एक मसीहा के तौर पे देखे जाते हैं समाज में, क्योंकि वो अनुसंधान करता है, किसी भी एफआईआर का वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इस घटना को देखने के बाद एक ऐसा अनुभव होता है कि समाज में आज भी महिलाएं एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ है नहीं। महिला आज भी बहुत सहमी हुई, डरी हुई है और जरूरी है कि महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए हम सभी समाज में आगे आना पड़ेगा। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, इसमें पुरुष का भी साथ चाहिए। और जो हमारा जो सोच जो संकुचित हो गया है कि महिलाएं एक सेक्स डॉल है, इस सेक्स डॉल या कमोडिटीज है, इस चीज से बाहर आने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम एजुकेशन सिस्टम में भी देखते हैं कि अभी मॉरल वैल्यूज का जो एक सिलसिला है वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में बहुत देखने को नहीं मिलता है। तो जरूरी है कि मैं एज ए लॉ स्टूडेंट, इसको हम लोग व्हाइट कॉलर क्राइम का नाम देते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम जनरली बड़े पदाधिकारी अपने पावर का मिसयूज करके और सबका शोषण करते हैं। तो जरूरी है व्हाइट कॉलर क्राइम के खिलाफ एक बड़ा जंग छेड़ने का। आपसे समझना चाहूंगा, लंबे समय से मैं पत्रकारिता में हूँ तो बहुत मैंने ऐसे पीड़ितों को देखा है जिनको न्याय नहीं मिलता या घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आपके मामले में क्या हुआ? घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? हमारे मामले में हमारे फैमिली सपोर्ट है।
जो एफआईआर की बात हुई तो किसने कहा आपको कि इस मामले को आगे लेके जाओ, एफआईआर करो? ये आपका खुद का डिसीजन था या ये किसी मेरा ने? खुद का डिसीजन था, फैमिली सपोर्ट में थी, मेरा खुद का डिसीजन था। ये एफआईआर आपने कब किया था? ये 10 दिसंबर को, इससे 10 दिसंबर को हुआ। तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा है फिलहाल? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ इस मामले में। हम तो जगह जगह पे पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक, उप निरीक्षक सबके साथ जाकर के मैं बात की, पर कहीं भी कुछ भी नहीं मिला है। मैं मुख्यालय तक गई, वहाँ आईजी सर से मिला, वहाँ पे 2 आईजी सर से भी मिली, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इस सिलसिले में मुख्यमंत्री सबको भी लेटर दी और मुख्यमंत्री को मिलकर भी आपने बताया था इस घटना के बारे में? बताया था कि आपके राज्य के जमशेदपुर का एक डीएसपी उसने मेरे साथ ऐसे अत्याचार किया, बताया था आपने कि मैंने एफआईआर किया? हाँ बताया। तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने? कहा इस पे हो कार्रवाई। तो आज तो 5 महीने बीत गए हैं और कार्रवाई नहीं हो कुछ भी रही। नहीं हो रहा है। मुझे समझना चाहेंगे आपसे कि ये मुख्यमंत्री से मिली, डीजीपी से मिली, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मामला जस का तस पड़ा हुआ है, एफआईआर हुआ इचाक थाने में, उसके बाद से कहीं कोई कार्रवाई नहीं है और डीएसपी मजे में है और जैसा कि बता रही है उसकी शादी भी हो गई अभी हाल में। सर आप देखते हैं कि जब कॉमन पीपल का जब केसेस होता है तो वो अपने एफआईआर को लॉन्च कराने से लेकर इन्वेस्टिगेशन कराने तक अपनी कितनी जूतियां, कितने चप्पल टूट जाते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो खुद ही उस डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफिसर है, एक डीएसपी है, तो उसको बचाने के लिए कितने पावर्स जो है वो उनके पीछे लगे हुए हैं। तो ये देखना जरूरी है कि जब किसी पावर के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों को डबल पावर का यूज करना पड़ेगा। तो जो भी लोग उनको बचा रहे हैं, ये मामला को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूरी है कि सोसाइटी को इसमें आगे आना पड़ेगा। सोसाइटी को अपने रोल में आकर के जो भी घटना घटी है इसका पूरी जांच करने के लिए प्रेशर बनाना पड़ेगा। आपके जब ये मामला सामने आया तो समाज के लोग जो थे वहाँ और आपके परिवार के लोग या लड़के के परिवार के लोग जो डीएसपी है, इन लोगों ने मामले को सटाने की कभी कोशिश की कि बैठ के बात किया जाए, इसको मामले को सटा दिया जाए? उसने सीधा बोल दिया तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, हम डीएसपी बन गए, तुमको देख लेंगे। आपका कहना है कि पद मिलने के बाद वो बदल गया? हाँ, पद मिलने के बाद उसको बदल गया। आपसे फिर कभी बात हुई? नहीं, मुझे ब्लॉक कर रखा है उसने। तो आपको धमकियां कौन दे रहा है? आप कह रही है कि आपको धमकियां भी मिल रही दे है? रहा है, दूसरे नंबर से कॉल करके धमकी दे रहा है, जान से मारने का धमकी दे रहा है, फैमिली को मारने की धमकी दे रहा है, केस वापस लेने को धमकी दे रहा है। तो आपने कभी पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मुझे इस नंबर से धमकी भरी मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं? हाँ। आपने दिया लिख के? कभी किसको दिया लिख के आपने? मैंने एसपी सर को भी बताया। लिखित में दिया आपने? नहीं, लिखित नहीं। लिखित में नहीं दिया। तो आप क्या चाहती हैं इस मामले का? मैं चाहती हूँ कि उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि अब तो शादी भी हो गई है, आप जैसा बता रही है। उसने जो किया है वो ठीक नहीं किया, तो उस पर कार्रवाई हो। एक बार और मैं समझना चाहूंगा, बहुत बार अभी लड़कियों पर भी इल्जाम लगता है कि वो लड़कों पर गलत केस कर देती हैं। ऐसे मामले में देखा गया है कई बार, आपके मामले को भी कई बार जोड़ के देखते हैं, कहते हैं कि लड़का डीएसपी बन गया तो वो एफआईआर कर रही है। जब वो ट्रेनिंग में था तब मेरी शादी तय हुई थी ना, जब वो ट्रेनिंग में था तब उसने शादी तय किया था और कहा कि हम जैसे मेरी पोस्टिंग होगी हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसे पोस्टिंग में आया वो साफ शादी से करने से इनकार कर दिया। अब कहाँ मिली थी उससे? मेरा इधर उधर मिलना होता था, नहीं जान पहचान लड़की से पर... मेरी फ्रेंड के जरिए उससे जान अच्छा। पहचान हुआ था, फोन पे हम लोग बात किया करते थे। मुझे आपने देखा है, बहुत सारे केसेस के बारे में सुना है, पता आपने देखा भी होगा, कई बार हजारीबाग में भी हुआ है, तो आप लड़ी भी हैं। आपसे एक बार जानना चाहूंगा कि इन्होंने हिम्मत किया है तो समाज से इनको वैसा मदद मिल नहीं पा रहा ना पुलिस डिपार्टमेंट से ही, तो कैसे ये आगे बढ़े इस केस को लेके? सबसे पहले तो ये बधाई की पात्र हैं कि इन्होंने हिम्मत किया है, ये एक दूसरे के इंस्पिरेशन बनेंगे, लड़कियों के इंस्पिरेशन बनेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है, कभी वो अपनी फैमिली से ही यौन शोषण उनका हो जाता है, वो हिम्मत नहीं कर पाती हैं। तो इनका हिम्मत जो है वो काबिले तारीफ है कि समाज में एक ऐसा दर्पण बनकर बाहर आई कि उन्होंने बताया कि पद पे होने के बाद किस तरीके से शोषण किया गया और किस तरीके से पुलिस जो है अपना हैंडीकैप रवैया अपना रहा है कि टाल मटोल कर रहा है।
पर मैं हर समाज के हर व्यक्ति से जिनके अंदर इंसानियत का बोध हो, उनसे मैं अपील करना चाहूंगी कि ऐसे केसेस जब होते हैं तो मेनली लड़कियों का जो मेंटल स्टेटस होता है वो डाउन हो जाता है, पर ये कैपेबल हैं लड़ने के लिए, इनका मन तैयार है, तो हम लोगों को आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। अगर वहाँ बात नहीं होती तो हम लोगों को दिल्ली तक जाना चाहिए और बात रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक्ट बना देने से कुछ नहीं होगा। मैं बता दूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी 25 एक्ट हैं, 25 ऐसे एक्ट्स बने हैं जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पर आप देख लीजिए कि सड़क पे चलना, स्टॉकिंग देखना, ये सबको क्राइम के दर्जे में रखा गया, लेकिन फिर भी आज हम सुरक्षित नहीं है। तो एक्ट से ज्यादा जरूरी है कि समाज को अवेयर करे, समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाए। और क्योंकि सृजन करती हैं महिलाओं का सृजन में बहुत बड़ा रोल है, तो उस क्रिएचर को बचाना समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो लड़ाई आपकी है 5 से 6 महीने हो गए हैं, आपको लगता है कि बहुत दिक्कत है इसको आगे ले जाने में? दिक्कत तो लग रहा है। किस तरह की दिक्कत है आप महसूस कर रही है? मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा, जबकि आप सभी पदाधिकारियों से मिली, मुख्यमंत्री से भी मिल के आ गई, गवर्नर से भी मिली हैं, तो ऐसा लगता है कि अब हिम्मत कहीं टूटती दिखती है आपकी? हिम्मत टूटती नजर आ रही है, लेकिन मैं फिर भी डटी हुई हूँ कि हम लड़ेंगे उससे, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। जहाँ तक कर पाएंगे करेंगे। ये मामला कोर्ट में भी है क्या? पुलिस अभी तक तो इसमें कोई रिपोर्ट दी नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अब तक इसमें कुछ भी हो नहीं पाया और कुछ भी नहीं हो पाया। सिर्फ FIR दर्ज हुआ, उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है, ना जांच हुआ है ना कुछ, और DS उसका पोस्टिंग भी जमशेदपुर में दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ऐसा कि ये हताशा लगता है कि जब मैंने उसकी शिकायत किया और वो शादी भी उसकी हो गई, उसकी पोस्टिंग भी हो गई है अच्छे जगह पे? हताशा तो लगता है हमको, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। मुझे ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है कि अगर कोई सरकारी पदाधिकारी उच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो उसमें कानून क्या कहता है? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या DIG हो या कोई हो। कानून हर किसी को अपनी बराबर नजर से देखता है और कानून किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। भवरी देवी का केस मुझे याद आता है। भवरी देवी के साथ भी बहुत बड़े लोगों ने उनके साथ यौन शोषण किया था और उन्होंने तो सारे सबूत मिटा दिए थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भवरी देवी को न्याय दिलाया। तो मुझे लगता है कि सब ये करना पड़ेगा और पेशेंस के साथ हमको माइंड अप्लाई करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि गलत ही होता है। आपने भवरी देवी की बात की, बहुत सारे केसेस इंडिया में से हुए हैं, लेकिन वो हाईलाइटेड केसेस थे जी। इन्हें कोई नहीं जानता, इनके केसेस को उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया, वो बात वहां तक पहुंच नहीं सकी। तो आपको लगता है कि इन्हें उस तरीके से न्याय मिल सकता है, जबकि सबूत भी सामने है, ये खुद बता रही है? बिल्कुल जरूरी है कि हम इनका साथ दें, क्योंकि भवरी देवी भी एक आम ही लड़की थी, उसको बाद में वो हाईलाइटेड केस बना। कोई भी जब घटना घटती है तो वो आम ही होता है। निर्भया कांड तो बहुत बड़ा एक फेमस केसेस था, लेकिन उसको भी न्याय दिलाने में करीब 14 साल लग गया। तो हम पेशेंस नहीं हारेंगे और ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति है जिसके मन में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है, तो उसका खात्मा करने के लिए हमें लड़ना होगा, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस जो महिलाओं का है वो आप देख रहे हैं कि हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो ये लंबी लड़ाई है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो इसको लड़ने के लिए हमें हिम्मत की जरूरत है। आप बहुत तेज तरह स्टूडेंट यूनियन की लीडर रही हैं और लॉ स्टूडेंट है फिलहाल, तो आपसे जानना चाहूँगा, बहुत बार ये बात आती है कि महिलाओं को लेकर जो कानून है उसमें सजा बहुत कम है, तो आप क्या सोचती हैं कि ये सजा कम है, इसको और कुछ अधिक होना चाहिए? सजा कम का तो बात मैं सजा पे तो नहीं कहना चाहती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी लड़की के साथ जब कुछ होता है तो वो पहले से ही अंदर से टूट जाती है, तो वो उसको जब किसी इंसान को सजा मिलता है तो वो उसको लगता है कि उसके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन उस लड़की के लिए आप उसको मृत्यु दंड भी दे देंगे तो वो सजा कम होगा, क्योंकि उसके आंतरिक दर्द को हम उतना महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि समाज भी जब किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो सबसे पहले सवाल लड़कियों से होता है, तुम क्यों बाहर निकली, तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहनी थी, तुमने फोन पे क्यों बात किया, तुम यहाँ क्यों चली गई, यहाँ क्यों चली गई। लेकिन कभी भी हमने सवाल पुरुषों से नहीं किया, क्योंकि पुरुष मानसिकता जो है वो समाज में इतनी विपरीत तरीके से
बैठ गया है कि लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मानसिकता जब तक रहेगी समाज में तब तक हमारा शोषण होते रहेगा। इसको खत्म करना होगा, उनको अलग तरीके से डेवलप करना होगा। लड़कों को लगता है कि लड़कियों का तो इज्जत है, अगर कोई उसके आबरू को छू दिया उसका इज्जत खत्म हो गया, पर लड़के का इज्जत भी होता है, उसको ये समझना पड़ेगा और उसको भी उस तरीके से उसको हमको अपब्रिंगिंग्स देना पड़ेगा ताकि वो हर किसी का सम्मान कर सके। इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही समाज को लेकर, कहा कि समाज जो है वो लड़कियों का साथ नहीं देता, जो विक्टिम्स होती है उनका साथ नहीं देता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ये केस आप लेके आगे बढ़ी, ये जब मामला आपने सबको बताया, तो आसपास पड़ोस के जो लोग हैं या समाज के जो लोग हैं उन्होंने आपका कितना साथ दिया? आसपास के लोग कोई साथ नहीं दिया। आप पर भी सवाल उठाया, उंगलियां उठाई आपके भी? सवाल उंगली मेरे पे ही उठा। आपने जो बातें बताई वो तो बता रही है, उस पर मोहर लगा रही है। बिल्कुल, क्योंकि मैं वुमेन प्रोटेक्शन पे काम करती हूँ, मैं वुमेन हैरासमेंट पे काम करती हूँ। मुझे दिल्ली के जस्टिस से सर्टिफिकेट्स भी मिला। मैं पिछले 6 महीने से मैं गांव में जाकर के देखी। अब तो मुझे हर जगह ऐसा फील हुआ कि सामने कोई किसी का पति आकर के पीट रहा है, शराब के नशे में या आम नशे में, लोग खड़े होकर देखना पसंद करते हैं, तो बचाना पसंद नहीं करते। तो इसलिए उस वक्त असहाय हो जाती हैं लड़कियां कि मैं क्या करूं। तो जब लड़कियां हिम्मत करके आगे आती है तो सब वो जरूर है कि ऐसा पॉइंट आ गया होगा जहां उनका पेशेंस लेवल खत्म हो गया होगा। तो समाज को समझना चाहिए कि उनके अंदर दर्द है, जरूर उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। हर बार उन पर उंगली उठाना सही नहीं होगा। मैं नहीं कहती कि 100% लड़कियां सही होती है, कभी ना कभी 1% गलत हो जाता है, लेकिन 90% केसेस को आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती ही है। तो ये थे हमारे साथ पूजा और एक यौन शोषण की पीड़िता। हमने इनसे बात की, कई मुद्दों पर बात की। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए अतिथियों के साथ मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।